ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस हम कंटिन्यूसली पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने मल्टीपल एलील प्लियोट्रोपिक जीन और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात की थी। आज हम लेक्चर नंबर 8 शुरू करते हैं और उसमें अगला टॉपिक लेते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आप देखिए, आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत, हिंदी में हम इसे कहेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, आज का हमारा टॉपिक है। इसे 1902 में 1902 में दो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी। आप याद रखेंगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय टू साइंटिस्ट, वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी। आप सटन एंड बोवेरी याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस थ्योरी में क्या कहा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, उसको हम देखते हैं। दे सेड दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, उन्होंने कहा, सटन एंड बोवेरी ने, जो क्रोमोसोम पेयर्स की पेयरिंग और सेपरेशन है लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ ए पेयर ऑफ फैक्टर्स, आगे फैक्टर्स के सेग्रीगेशन को जन्म देती है, या आगे की तरफ ये फैक्टर्स को सेग्रीगेट करवाएगी जो कि इनके अंदर पाए जाएंगे। यानी फैक्टर्स जो है वो क्रोमोसोम्स के अंदर ही मिलेंगे, क्रोमोसोम्स के ऊपर ही पाए जाएंगे। तो क्रोमोसोम्स की पेयरिंग और सेपरेशन जो है वो इनके अंदर पाए जाने वाले फैक्टर्स को सेग्रीगेट करवाती है। सटन यूनाइटेड क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विथ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, सटन ने जो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन है, क्रोमोसोम्स के पृथक्करण को मेंडल्स के प्रिंसिपल्स के साथ जोड़ा एंड कॉल्ड इट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और इसे ही क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहा। इट स्टेट्स दैट, इस थ्योरी के अंदर जो कंक्लूजन निकाला गया स्टूडेंट्स, उसकी यदि मैं बात करूं तो आप देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट, क्रोमोसोम्स आर व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी। ये थ्योरी बताती है कि जो क्रोमोसोम्स है वो हेरिडिटी के व्हीकल्स हैं, हेरिडिटी के साधन हैं। सेकंड पॉइंट, टू आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स फॉर्म ए होमोलोगस पेयर। जो दो आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में होमोलोगस पेयरिंग करेंगे, समजात गुणसूत्र बनाएंगे। होमोलोगस पेयर सेग्रीगेट्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, और ये समजात गुणसूत्र आपस में गैमेट फॉर्मेशन के दौरान सेग्रीगेट हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, और जो पृथक पृथक इंडिपेंडेंट पेयर्स होंगे उनका सेग्रीगेशन भी स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली ही पाया जाएगा एक दूसरे से। जीन्स फैक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स, जीन्स और फैक्टर्स जो है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाएंगे। हेंस जीन्स एंड क्रोमोसोम्स शो सिमिलर बिहेवियर्स, और इस प्रकार से जीन और क्रोमोसोम का जो बिहेवियर होता है स्टूडेंट्स, वो एक जैसा होता है। तो ये सारे के सारे कंक्लूजन जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में निकाले गए थे। आप अच्छे से इन्हें याद रखेंगे, नोट्स बनाएंगे, राइट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में। आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं थॉमस हंट मॉर्गन की, जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को फ्रूट फ्लाइज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया। तो ये थ्योरी जो है प्रूव की गई, आप राइट करेंगे आगे, थॉमस हंट मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, जिन्हें हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहते हैं। थॉमस हंट मॉर्गन प्रूव्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को थॉमस हंट मॉर्गन के द्वारा आगे प्रूव किया गया, आप याद रखेंगे, यूजिंग फ्रूट फ्लाइज। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे फ्रूट फ्लाइज के ऊपर, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में हम ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर कहते हैं। आप ये नाम भी याद रखेंगे, इसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर।
फ्रूट फ्लाइज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके मॉर्गन जी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूव किया। जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है स्टूडेंट्स, वो सुटेबल मटेरियल है जेनेटिक स्टडी के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, वाई आर फ्रूट फ्लाइज suitable material for genetical studies। जो फ्रूट फ्लाइज है वो जेनेटिकल स्टडीज़ के लिए एक सुटेबल मटेरियल क्यों है? तो उसका आंसर आप राइट करेंगे स्टूडेंट्स, बिकॉज नंबर फर्स्ट, they can grow on simple synthetic medium, they can easily grow on simple synthetic medium। फ्रूट फ्लाइज को आसानी से एक सरल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो करवाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, शॉर्ट जनरेशन टाइम। फ्रूट फ्लाइज का जो जनरेशन टाइम होता है वो काफ़ी शॉर्ट होता है और हमें काफ़ी कम समय में अगली पीढ़ी प्राप्त हो जाती है। लाइफ साइकिल जो होगी इनकी वो 12 to 14 डेज की होती है स्टूडेंट्स, याद रखेंगे आप। तो इनका जो जनरेशन टाइम है वो काफ़ी शॉर्ट होता है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, ब्रीडिंग कैन बी डन थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल भर तक हम इनमें ब्रीडिंग करवा सकते हैं। ब्रीडिंग कैन बी डन थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल भर तक हम इनमें ब्रीडिंग करवा सकते हैं। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, नंबर 4th पॉइंट की हम बात करते हैं। तो चौथा पॉइंट यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेनीज पर मैटिंग ये प्रोड्यूस करेगी, यानी सैकड़ों प्रोजेनीज हमें पर मैटिंग इनसे प्राप्त हो जाएगी। नंबर 4th हम राइट करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेनीज पर मैटिंग ये सैकड़ों प्रोजेनीज पैदा करेगी। नंबर 5th हम देखते हैं, मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर इजीली आइडेंटिफिएबल डिस्टिंग्विशेबल। मेल और फीमेल ड्रोसोफिला को हम आसानी से पहचान सकते हैं। मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर easily distinguishable। मेल और फीमेल फ्लाई को आसानी से पहचाना जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेल इज स्मॉलर देन फीमेल। मेल ड्रोसोफिला इज स्मॉलर देन फीमेल ड्रोसोफिला। तो जो मेल फ्लाई होती है स्टूडेंट्स वो फीमेल फ्लाई से छोटी होती है। आगे नंबर 6 पॉइंट हम देखते हैं, नंबर 6 पॉइंट, इट हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशंस। ड्रोसोफिला के अंदर कई प्रकार के आनुवंशिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है। इट हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशंस दैट कैन बी सीन, जिन्हें हम लो पावर माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं। दैट कैन बी सीन इन ए वेरी
लो पावर माइक्रोस्कोप। इन वेरिएशंस को हम लो पावर माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे कारण हो जाएंगे जिसकी वजह से मॉर्गन ने ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए, और ड्रोसोफिला जो है एक सूटेबल जेनेटिक मटेरियल है जेनेटिक स्टडी के लिए। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, मॉर्गन ने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का कंसेप्ट दिया। आगे हमारे पास लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं। अब ये लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है स्टूडेंट, उसको हम देखते हैं। तो आप सबसे पहले लिंकेज को राइट करोगे कि लिंकेज क्या है। हम देखते हैं लिंकेज क्या हो जाएगी। लिंकेज की डिफाइन हम राइट करते हैं, तो आप लिखिए, इट इज़ द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू और मोर जीन्स। जो लिंकेज होती है वो दो या इससे अधिक जीन्स का एक फिजिकल एसोसिएशन है। इट इज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू और मोर जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम, जो कि एक क्रोमोसोम पर पाई जाती है। तो इट इज़ फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू और मोर जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम पर पाए जाने वाली दो जीन का या इससे ज़्यादा जीन का एक फिजिकल एसोसिएशन है। दे डोंट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो जीन है लिंक्ड जीन जिन्हें हम कह सकते हैं, देन दे डोंट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी इन जीन्स के द्वारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं किया जाता है, जो मेंडल का थर्ड लॉ था। लिंकेज मेंडल की तीसरे नियम की एक्सेप्शन है। ये मेंडल के तीसरे नियम को फॉलो नहीं करेगी, तो ये लिंकेज हो जाएगी स्टूडेंट्स। इसी तरह हम रिकॉम्बिनेशन देखते हैं, पुनर्संयोजन जिसे हम हिंदी में बोलेंगे। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? तो इट इज जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस। इट इज डिफाइंड एज इट इज जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल, very very important, non parental, it is generation of non parental gene combinations। जो नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस पैदा होते हैं जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल अपनी पहचान बनाता है, वो अपने पेरेंट्स से कुछ वेरिएशंस दिखाता है, उसे ही हम रिकॉम्बिनेशन कहेंगे। तो नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस जो जनरेट होंगे इन्हें हम रिकॉम्बिनेशन के अंदर इंक्लूड करेंगे। इट अकर्स ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और क्रॉसिंग ओवर। इसका कारण होता है स्टूडेंट्स, इट अकर्स ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये स्वतंत्र अपव्यूहन या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण उत्पन्न होता है, और क्रॉसिंग ओवर गुणसूत्रों के खंडों के आदान प्रदान के कारण उत्पन्न होता है। क्रॉसिंग ओवर, इट अकर्स ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और क्रॉसिंग ओवर। आप याद रखेंगे। मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला। मॉर्गन के द्वारा कई प्रकार के डाइहाइब्रिड क्रॉसेस ड्रोसोफिला के अंदर करवाए गए। आप राइट करेंगे, मॉर्गन कैरिड आउट several dihybrid crosses
in fruit flies to study sex linked जीन। सेक्स लिंक्ड जीन की स्टडी करने के लिए मॉर्गन के द्वारा फ्रूट फ्लाइज में कई डाई हाइब्रिड क्रॉसेस करवाए गए। फॉर एग्जाम्पल क्रॉस 1 की हम बात करते हैं। मॉर्गन ने पहला क्रॉस करवाया येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल्स में, वाइट आइड फीमेल्स का क्रॉस मेंडल ने करवाया ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल्स। ब्राउन बॉडीड, राइट करेंगे आप, ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल्स जो कि वाइल्ड टाइप प्रकार की थी। तो सबसे पहला क्रॉस येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल्स का ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल्स के साथ करवाया गया। और क्रॉस 2 मेंडल ने वाइट आइड मिनिएचर विंग्ड का क्रॉस रेड आइड लार्ज विंग्ड मेल के साथ करवाया गया, वाइल्ड टाइप के साथ करवाया गया। तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ये फीमेल हो जाएगी और ये मेल हो जाएगा। तो वाइट आइड मिनिएचर विंग वाली फीमेल का क्रॉस रेड आइड लार्ज विंग्ड वाली मेल के साथ करवाया गया। अच्छे से आप इसे देखेंगे। मिनिएचर विंग का मतलब हो गया छोटे पंखों वाली वाइट आइड, और लार्ज विंग का मतलब हो गया बड़े पंखों वाली और रेड आइड। स्टूडेंट, तो ये क्रॉसेस मॉर्गन के द्वारा करवाए गए, आप देखेंगे। आप यहाँ पे थोड़ा सही कर लीजिए। वाइट आइड मिनिएचर विंग्ड वाला मेल उन्होंने लिया और रेड आइड लार्ज विंग्ड फीमेल के साथ ये क्रॉस करवाया गया, आप देखेंगे। सॉरी, थोड़ा कन्फ्यूजन है। ये फीमेल और ये मेल ही होगा। तो वाइट आइड मिनिएचर विंग्ड फीमेल का क्रॉस रेड आइड लार्ज विंग्ड मेल के साथ करवाया गया। आगे हम देखते हैं मॉर्गन ने जब इनकी F1 प्रोजन को इंटरक्रॉस्ट करवाया तो उसको क्या रिजल्ट मिले। मॉर्गन इंटरक्रॉस्ट their F1 progeny इनकी F1 प्रोजेनी के बीच में जब इंटरक्रॉस करवाया गया, ही फाउंड दैट, तो मॉर्गन ने पाया द टू जीन्स डिडंट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। द टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, जैसा कि मेंडल ने कहा था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, वो यहाँ पर नहीं पाया गया। सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, द F2 रेशियो डिवाइडेड फ्रॉम द F2 रेशियो जो आना चाहिए था 9:3:3:1, वो डिवाइडेड हो जाता है। डिवाइडेड फ्रॉम divided from 9:3:3:1 रेशियो, यानी
यहाँ पर ये रेशो नहीं आएगा। तो मॉर्गन ने यहाँ पर कंक्लूजन निकाला स्टूडेंट्स, आप देखेंगे। आगे हम देखते हैं, मॉर्गन ने सेकंड कंक्लूजन दिया, नंबर 2, genes were located on the X chromosome. Genes were located on the X chromosome. तो जीन्स जो होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। अगला कंक्लूजन मॉर्गन ने निकाला, व्हेन 2 जीन्स वर सिचुएटेड ऑन दी सेम क्रोमोसोम, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, व्हेन 2 जीन्स वर सिचुएटेड ऑन दी सेम क्रोमोसोम, जब 2 जीन एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, the proportion of parental gene combinations was much higher than the proportion of parental gene combinations जो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस है वॉज मच हायर, वो ज़्यादा पाए जाएंगे, यानी पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ज़्यादा आएंगे, मच हायर देन दी नो पेरेंटल टाइप। तो मेंडल ने कंक्लूजन निकाला कि जब 2 जीन सेम क्रोमोसोम पर सिचुएट है तो जो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन है उसका प्रोपोर्शन नॉन पेरेंटल टाइप के प्रोपोर्शन से ज़्यादा प्राप्त होता है। दिस इज ड्यू टू लिंकेज, और ये लिंकेज की वजह से होता है। दिस इज ड्यू टू लिंकेज। तो लिंकेज मॉर्गन के द्वारा स्टडी की गई। जीन्स ऑफ वाइट आई एंड येलो बॉडी वर वेरी टाइटली लिंक्ड। आगे निष्कर्ष निकाला मॉर्गन ने, जो जीन्स है, जीन्स ऑफ वाइट आई एंड येलो बॉडीड वर वेरी टाइटली लिंक्ड। जो जीन्स थी वाइट आई और येलो बॉडीड की, वो काफ़ी टाइटली लिंक्ड पाई गई एंड शोड ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन, और उसने ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन दिखाया। वाइल जबकि जीन्स ऑफ वाइट आई एंड मिनिएचर विंग, जीन्स ऑफ वाइट आई एंड मिनिएचर winged were loosely linked, पाई गई वाइट आई और मिनिएचर विंग्ड वाली जीन एंड शोड 37.2% रिकॉम्बिनेशन, और इसने 37.2% रिकॉम्बिनेशन दिखाया। टाइटली लिंक्ड जीन शो लो रिकॉम्बिनेशन एंड लूजली लिंक्ड जीन्स शो हाई रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ से एक और कंक्लूजन दिया गया, ऐसी जीन्स जो कि टाइटली लिंक्ड होती है वो कम रिकॉम्बिनेशन दिखाती है, और ऐसी जीन जो कि लूजली लिंक्ड होती है वो ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन दिखाती है। तो आप राइट करेंगे, टाइटली लिंक्ड जीन, टाइटली लिंक्ड जीन
show low recombination while loosely linked gene show high recombination। तो ये सारे के सारे कंक्लूजन मॉर्गन के द्वारा निकाले गए। तो ये सारे कंक्लूजन आप अच्छे से लर्न करेंगे स्टूडेंट्स कि क्या क्या कंक्लूजन यहाँ पर मॉर्गन के द्वारा दिए गए ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके। आगे हम देखते हैं अल्फ्रेड स्ट्रूटवेंट, जिन्होंने जेनेटिक मैप का कंसेप्ट दिया। ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। अल्फ्रेड स्ट्रूटवेंट यूज द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, इन्होंने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को यूज किया रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन जीन पेयर्स के बीच की, बिटवीन जीन पेयर्स फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, और जीन्स के बीच की डिस्टेंस निकाली फॉर मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। तो अल्फ्रेड स्ट्रूटवेंट का नाम आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स। इन्होंने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को यूज करके जीन्स के बीच की डिस्टेंस को निकाला एंड मैप देयर जेनेटिक मैप्स एंड मैप्ड देयर पोजीशन, या उनके जेनेटिक मैप को मैप किया ऑन टू दी क्रोमोसोम, उनकी पोजीशन को क्रोमोसोम के ऊपर बताया। दीज आर नोन एज, और ये सारी की सारी चीज़ें जेनेटिक मैप्स के नाम से जानी जाती है। दीज आर नोन एज जेनेटिक मैप्स, यानी जेनेटिक मैप्स का कंसेप्ट अल्फ्रेड स्ट्रूटवेंट ने दे दिया। जेनेटिक मैप्स आर यूज्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट इन द सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम्स। जेनेटिक मैप्स जो है स्टूडेंट्स आर यूज्ड एज ए स्टार्टिंग पॉइंट, जेनेटिक मैप्स को एक स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में यूज किया जाता है इन द सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम, जीनोम की सीक्वेंसिंग में। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम को सीक्वेंस करने में जेनेटिक मैप्स का बहुत ही अच्छा योगदान हो जाएगा, सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम। हम इसके द्वारा क्रोमोसोम्स में जीन की पोजीशंस और उनकी डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं, और इन जेनेटिक मैप्स का काफ़ी उपयोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में किया गया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अब देखेंगे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आगे बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट GENOME। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से मॉर्गन ने अपने कंक्लूजन दिए और जेनेटिक मैप्स जो है स्ट्रूटवेंट के द्वारा बनाए गए। इस लेक्चर में हम यहीं तक स्टडी करते हैं। थैंक यू वेरी मच।